10-2 हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और बच्चों, मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा। बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के तीसरे पाठ विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और छठे पाठ कैसे बनती है कविता उसका पुनरावलोकन करेंगे। बच्चों, तीसरा पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। और जैसा कि आपने पिछली कक्षा में संचार के विषय में पढ़ा, संचार के विभिन्न प्रकारों के विषय में पढ़ा, उन्हीं में से जनसंचार भी एक है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है, एम्प्लीफाई किया जाता है उसको, ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। ये जनसंचार के मामले में आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें अपने संदेश को बहुगुणित करने के लिए किसी उपकरण की मदद ली जाती है, किसी माध्यम की मदद ली जाती है, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट। ये माध्यम है और यही जनसंचार के माध्यम है। टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि। और सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति, इसमें कई किस्म के अंतर हैं। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि देखो, अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है, टीवी देखने के लिए है और इंटरनेट पढ़ने, सुनने, देखने तीनों की सुविधा उसमें है। तो ये विभिन्न जनसंचार माध्यमों में अंतर हैं। और बच्चों, अगर हम जनसंचार माध्यमों की विभिन्न खूबियों की बात करें, उसमें कौन सी कमियां हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, तो सबसे पहले प्रिंट या मुद्रित माध्यम की चर्चा अगर हम करें तो ये आधुनिक जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं उन सब में सबसे पुराना है। वास्तव में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। बच्चों, हालांकि छपाई की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को, जिस प्रेस को देखते हैं, उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। और बच्चों, भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। इसे ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए बनाया था। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत ये अखबार आ जाते हैं, पत्रिकाएं आ जाती हैं, पुस्तकें आ जाती हैं। और अगर इन माध्यमों की विशेषताएं हम देखें तो छपे हुए शब्द वो स्थायी होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ा जा सकता है। जैसे कोई अखबार है, कोई पत्रिका है, आपके विद्यालय की पत्रिका है, वो आपने घर में रखी है, उसको जब मर्जी आप पढ़ो, वो स्थायी एक परमानेंट चीज आपके पास है। इनसे लिखित भाषा का विस्तार होता है। ये जो माध्यम है, ये चिंतन, विचार विश्लेषण का माध्यम है। और बच्चों, लेकिन जो निरक्षर हैं, जिसको पढ़ना नहीं आता है, उनके लिए तो ये किसी काम के नहीं है। एक और कमी भी है इसके अंदर। जो तुरंत घटी हुई घटनाएं हैं, वे घटनाएं मुद्रित माध्यमों में संचालित नहीं हो सकती। देखो, अखबार शाम को छपता है, अब रात को कोई घटना हो गई, कोई चुनाव का रिजल्ट रात को आ गया, कोई डे एंड नाइट मैच है, वो रात को उसका परिणाम आ गया, तो अखबार तो छप चुका है। तो अखबार में तो यही आएगा कि ये मैच अभी चल रहा है या किसी चुनाव की मतगणना चल रही है। तो जो तुरंत घटनाएं घटित होती हैं, वे प्रिंट मीडिया के अंदर, मुद्रित माध्यमों के अंदर वो संचालित नहीं हो सकती।
इसमें स्पेस का भी एक ध्यान रखना पड़ता है। एक पृष्ठ है, दो पृष्ठ है आपके लिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, कितने शब्दों में हम अपनी बात कहेंगे। बच्चों, दूसरा जनसंचार माध्यम है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, मतलब वो सुना जाता है। इसमें कुछ ध्वनि, स्वर, शब्दों का खेल होता है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। श्रोता संचालित करते हैं अपनी रुचि के अनुसार। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोबारा किसी बात को सुनना चाहूं तो वो सुन सकता हूं। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बदल देता है या बंद कर देता है। वास्तव में रेडियो एक रेखीय लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों का महत्व अधिक होता है। टीवी के दृश्य शब्दों के अनुसार दृश्य बनते हैं, उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है, दिखाई तो कुछ देता नहीं है। और बच्चों, रेडियो समाचार संरचना की अगर हम बात करें, तो जो संरचना अखबारों के समाचारों की है, जो टीवी की संरचना है, वही संरचना इसकी है। और इस शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल कहते हैं। इस पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, सबसे प्रभावी, सबसे लोकप्रिय शैली यही है, उल्टा पिरामिड शैली। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे ज्यादा, यानी 90% खबरें और स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। बच्चों, थोड़ा सा उल्टा पिरामिड शैली का पुनरावलोकन कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार में सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है या बताया जाता है। तो बच्चों, इसमें किसी भी समाचार को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला जो भाग है उसको इंट्रो कहते हैं। इंट्रो या लीड भी कह देते हैं, हिंदी में मुखड़ा कह देते हैं। इसमें खबर के मूल तत्वों को शुरू की 2-3 लाइनों में बताया जाता है, यानी ये इस खबर का सबसे अहम हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसका बॉडी है। इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। और जो अंतिम भाग है इसका, उसको हम समापन कहते हैं। इस शैली में अलग से समापन जैसी चीज वैसे कोई होती नहीं है। जो प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं हैं वो इसमें दिए जाते हैं अंत में। समय की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों को या पैराग्राफ को हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में समाचार वहीं समाप्त हो जाता है। बच्चों, रेडियो के लिए समाचार लिखते समय कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखा जाता है। जब रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार की जाती है तो सबसे पहले तो वो साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है ना, टाइप की हुई होनी चाहिए। और इसको कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाता है। लाइनों के बीच की जो जगह है उसको सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कंप्यूटर विज्ञान में। तो इसमें भी जो हम समाचार कॉपी तैयार करेंगे कंप्यूटर से, उसको ट्रिपल स्पेस पर टाइप करेंगे और कॉपी के दोनों तरफ बिल्कुल पर्याप्त हाशिया छोड़ना पड़ेगा। किसी भी लाइन में ज्यादा से ज्यादा 12-13 शब्द हो सकते हैं। किसी भी लाइन में पंक्ति के अंत में कोई विभाजित शब्द नहीं हो सकता। जैसे हम शक्तिशाली मान लो लिखना चाहते हैं, शक्ति वहां लिख लिया, डैश लगा करके शाली दूसरी लाइन में, ऐसा नहीं लिखेंगे। धनवान मान लो, धन वहां लिख दिया, वान आगे, ऐसा नहीं लिख सकते हम उसको। कोई विभाजित शब्द नहीं, या तो पूरा शब्द उस लाइन में आएगा या पूरा शब्द अगली पंक्ति में आएगा। और जो पृष्ठ का अंत जहां होता है वहां कोई अधूरी लाइन नहीं लिखी जाती है। मतलब कोई लाइन कहाँ खत्म होती है, ऐसा करना चाहिए पूर्ण विराम आ गया, था पूर्ण विराम आ गया, है पूर्ण विराम आ गया,
पूर्ण विराम के साथ ही अंतिम पंक्ति समाप्त होनी चाहिए। अगर कोई पंक्ति आधी एक पृष्ठ पर आ रही है, आधी अगले पृष्ठ पर जा रही है, तो उसको पूरा अगले पृष्ठ पर ले जाना पड़ेगा। समाचार कॉपी में जो जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द है, एब्रीविएशंस हैं, संक्षिप्त अक्षर हैं, अंक आदि हैं, वो नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि इन्हें पढ़ने में जो आपका न्यूज रीडर है उसकी जबान लड़खड़ा सकती है, इसलिए इनको नहीं लिखा जाता। और अंकों को लिखने के मामले में, संख्याओं को लिखने के मामले में बहुत सावधानी बरती जाती है। इसको आपने खास तौर से याद रखना है कि 1 तक से 10 तक की संख्याओं को, उन अंकों को हम शब्दों में लिखते हैं। 1, 1, 2, 3 ऐसे लिखेंगे, 1 से 10 तक शब्दों में। 11 से 999 तक अंकों में लिखेंगे उनको, ठीक है ना, वहां शब्दों में नहीं लिखेंगे। और उसके आगे फिर उनको शब्दों में लिखा जाता है। और जहां भी संभव और उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नजदीकी पूर्णांक में लिखना अच्छा होता है। और बच्चों, इसी प्रकार अगर हम टेलीविजन की बात करें, तो टेलीविजन की स्क्रिप्ट लिखते समय, समाचार का आलेख लिखते समय इस बात की जरूरत पड़ती है कि हमारे शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्यों के अनुकूल, क्योंकि वहां पर हमारे पास दृश्य हैं, दृश्यों के मुताबिक हमारे शब्द होने चाहिए। और टेलीविजन लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य किसको कहते हैं? यानी कैमरे से लिए हुए शॉट्स। उन्हीं शॉट्स के आधार पर खबर बुनी जाती है। देखो, अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बात लिखेंगे, समंदर की बात नहीं लिखेंगे। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का जिक्र नहीं करेंगे। और टेलीविजन समाचारों के मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपके इस पाठ का है, वो है टीवी समाचारों के विभिन्न चरण। क्योंकि ये जो टीवी की सूचनाएं हैं, ये जो खबरें हैं, ये दर्शकों तक बहुत से चरणों के द्वारा पहुंचती हैं, अलग अलग स्टेप्स में आप तक पहुंचती हैं। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज आती है, ठीक है ना, कोई घटना हो जाती है, वो तुरंत हम तक पहुंच जाती है। उसके बाद ड्राई एंकर, मतलब अभी तक हमारे पास दृश्य नहीं आए हैं, वहां हमारा रिपोर्टर नहीं पहुंचा है, वहां से वीडियोस नहीं आए हैं, शॉर्ट्स नहीं आए हैं, तो ड्राई एंकर मतलब वो एक स्टोरी सुना देगा। उसके बाद फोन इन, हमारा कोई वहां रिपोर्टर पहुंच गया है या किसी अन्य व्यक्ति से हमने वहां संपर्क किया है, तो वो फोन पे हमें बताएगा। फिर एंकर विजुअल्स, फिर हमारे को विजुअल्स आ गए हैं, वहां से हमारे को दृश्य आ गए हैं, खबर का विस्तार हो जाता है। एंकर बाइट, फिर कुछ लोगों को वहां बिठा करके उनकी राय ली जाती है, या वहां कोई प्रत्यक्षदर्शी है, उनके कथन लिए जाते हैं, बाइट कथन को कहा जाता है। और लाइव, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है टीवी खबरों का, कि जब वहां से सीधा प्रसारण वो दिखाया जाता है। और अंत में एंकर पैकेज, जब खबर पूरी आ जाती है तो उस खबर में विशेषज्ञों की राय भी होती है, कारण भी बताए होते हैं, घटनाएं भी होती हैं, विजुअल्स भी होते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें। मतलब ये किसी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का तरीका, उसको हम एंकर पैकेज कहते हैं। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, कथन, ठीक है ना, ग्राफिक्स के जरिए सूचनाएं आदि होती है। और टेलीविजन लेखन में इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर खबर को लिखा जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। बच्चों, टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती है ध्वनियां, आवाजें भी होती है ना। तो टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस, वॉइस ओवर, वीओ जिसको कहते हैं, के साथ दो तरह की आवाजें होती है। देखो ना, जब वो विजुअल्स आए हमारे पास, वहां के जो वीडियो आए ना, उसके साथ कुछ वॉइस ओवर आए, और वॉइस ओवर में दो किस्म की आवाजें होती हैं। एक तो वे कथन होते हैं जिसको हम बाइट कहते हैं, उन कथन को हम खबर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि कोई दुर्घटना हुई तो हम प्रत्यक्षदर्शियों से कहते हैं जी, वो चालक ने नियंत्रण खो दिया, या कोई शराब पीकर था, या कोई गड्ढा आगे था, या आगे से कोई वाहन गलत दिशा से आ रहा था।
तो वो प्रत्यक्षदर्शी आपको बताएंगे और उसके आधार पर आप उस खबर को लिखेंगे। और वे प्राकृतिक आवाजें इसके अलावा होती हैं जो दृश्य के साथ चली आती हैं। जैसे जैसे हमने वहां पर वीडियो रिकॉर्ड किया तो कोई चिड़ियों का चहचहाना साथ में आ गया, गाड़ियों के गुजरने की आवाज साथ में आ गई, किसी कारखाने में कोई मशीन के चलने की आवाज है वो साथ में आ गई, ठीक है ना। और टीवी के लिए खबर लिखते समय इन दोनों तरह की आवाजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। एक तो वो आवाजें हैं ना जो जो हमने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए हैं जिनको हम बाइट्स कहते हैं, और दूसरे वो जो अपने आप आवाजें आ गई है, वहां पर क्या हो रहा था उस समय वो आवाजें, ठीक है ना। पहली तरह की आवाज यानी कथन या बाइट को खैर ध्यान में रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती है, टीवी के लिए फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान मात्र नहीं होते, उन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। यह दो वॉइस ओवर और दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम भी करते हैं। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट और वॉइस ओवर ही नहीं होते, और भी आवाजें होती हैं। उन आवाजों से भी खबरें बनती है, इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड कहते हैं, प्राकृतिक आवाजें कहते हैं। वो आवाजें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आई हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा है, वहां नारे लग रहे हैं, ठीक है, उन वो नारों की आवाजें साथ में आ गई। वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि यहाँ कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट इस्तेमाल कर देता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे नारे लगाते हुए आंदोलनकारियों को दिखाना होगा। इसकी गुंजाइश अपने वॉइस ओवर में छोड़नी पड़ेगी उसको। तो जो अपने आप आवाजें आ गई हैं खुद ब खुद, उनको हम क्या कहते हैं, नेट कहते हैं या नेट साउंड कहते हैं। और बच्चों, जो सबसे आधुनिकतम साधन माध्यम जनसंचार का है वो इंटरनेट है। इंटरनेट एक टूल या औजार है जिसे आप सूचनाओं, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत और सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं इसमें अश्लीलता भी बच्चों जुड़ी हुई है। दुष्प्रचार भी इसके माध्यम से करते हैं, बहुत सी फेक न्यूज़ें फैलाते हैं लोग। गंदगी फैलाने का एक जरिया भी बन गया है आजकल। और अगर हम इंटरनेट पत्रकारिता की बात करें, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ये सारे इंटरनेट पत्रकारिता के ही नाम हैं। और नई पीढ़ी के लिए अब ये एक आदत बन गई है वेब पत्रकारिता की, इंटरनेट पत्रकारिता की। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक झटके में झुमरी तलैया से होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं, अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। बच्चों, इंटरनेट पत्रकारिता की अगर विशेष तौर पर बात की जाए तो ये अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पर जब हम करते हैं तो वो इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। और क्योंकि ये एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता, इसका जो पत्रकारिता का तरीका है ना, वो भी थोड़ा सा अलग है। बच्चों, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का पहला दौर 1982 से 1992 तक चला। 1993 से 2001 तक दूसरा दौर था, और 2002 के बाद इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर शुरू हुआ। पहले दौर में तो बच्चों ये एक प्रयोग के स्तर पर था, और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 और 2002 के बीच में ही हुई है। उस समय तकनीकी का बड़ा जबरदस्त विकास हुआ। HTML अस्तित्व में आया, नेटस्केप आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, और इन सब ने इंटरनेट को सुविधा संपन्न किया, इसकी रफ्तार बढ़ाई, और बड़े बड़े अखबार और टेलीविजन समूह ये सारे के सारे वर्ल्ड वाइड वेब पे जो विश्व संजाल में आ गए। भारत में जहां तक इंटरनेट पत्रकारिता की बात है, भारत में पहला दौर 1993 से शुरू हुआ माना जाता है, और दूसरा दौर 2003 के बाद शुरू होता है। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया, बुलबुले की तरह वो तूफान फूट भी गया,
और अंत में वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज, आज तक, आउटलुक, ये बहुत सी बेहतरीन साइटें हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइट भुगतान के बाद भी देखी जा सकती हैं। और बच्चों, जो साइटें नियमित रूप से अपडेट होती हैं उनमें हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, आउटलुक है, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज प्रमुख है। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वो rediff.com है। इंडिया इन्फोलाइन और सीफी, ये भी कुछ साइटें हैं। रीडिफ को भारत की पहली वेबसाइट माना जाता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। हिंदी नेट संसार की अगर हम बात करें, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन और खबरों का आदान प्रदान, इसको हम इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया ने की थी। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुद्ध करने का श्रेय तहलका.com को जाता है, आप पढ़ चुके हैं। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का पहला दौर 1982 से 1992 तक चला था और इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 में जो दौर शुरू हुआ वही सच्चे अर्थों में एक टिकाऊ दौर हो सकता है। बच्चों, छठा पाठ है कैसे बनती है कविता। कविता भाषा में होती है, इसलिए कविता लिखने के लिए सबसे पहले तो भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है, इसे वाक्य कहा जाता है। इसलिए कविता की भाषा प्रचलित और सहज हो, पर संरचना ऐसी हो कि पाठक को वो नई लगे। इसीलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान जरूरी है। कविता छंद में भी हो सकती है, छंद मुक्त भी हो सकती है। छंद कविता के लिए बुनियादी जानकारी उसकी आवश्यक है, परंतु मुक्त छंद में लिखने के लिए भी छंद का ज्ञान जरूरी है। कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। अतः किसी भी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना, ये कवि की ताकत होती है। बच्चों, कविता रचने के लिए चीजों को देखने की एक नवीन दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला हमारे पास होनी चाहिए। इसके बिना काव्य लेखन संभव नहीं है। और इसको, ये जो चीजों को नवीन दृष्टि से देखने और पहचानने और प्रस्तुत करने की कला है ना, इसको भारतीय विचारकों ने कवि प्रतिभा कहा है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है, हर आदमी में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। इसे किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार पैदा नहीं किया जा सकता, निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित इसको किया जा सकता है। बच्चों, आज के पुनरावलोकन के इस पाठ में, आज की कक्षा में इतना ही। और इस कक्षा के बाद आप हर घर पाठशाला पोर्टल पर अपने कार्यपत्रक को खोलें। उस कार्यपत्रक के माध्यम से आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल 20 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं, कितने अंक आपने अर्जित किए। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।